It's rude to shout for help when trapped inside a dark elevator. It's ruder to say no when someone offers you a protein-rich burger made from select housefly maggots. The dying art of fruit carving is something that President Pranab Mukherjee has to immediately pay attention to rather than working on the probable solutions in case of a hung parliament. Jai Hind. जय हिंद में आपका स्वागत है। नहीं, स्वागत तो हो गया, उसे छोड़ो, ये सुनो। अमित जी ने दिलीप कुमार को चांटा मार दिया। हाँ, एक नहीं, 2 चांटे मारे। अरे भाई, मैं उस दिलीप कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेजेडी किंग की नहीं कर रहा हूँ, कमाल की बात करते। ये तो एमपी के देपालपुर का दिलीप है। हाँ, वही दिलीप जो थोड़े दिन पहले बच्चन साहब के घर में घुस गया था और पकड़े जाने पर खुद बच्चन साहब के हाथ से मार खा चुका। मतलब बच्चन साहब ने अभिषेक का सारा गुस्सा इस बंदे पर निकाल दिया। खैर, ये बंदा आज हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उससे पूछते हैं कि भैया असल में हुआ क्या है। ओ भैया बोलो। हाँ, ले आओ उसे, ले आओ इधर। हाँ, खड़ा करो। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, ये बताओ, क्या तुम ही वो प्रोफेशनल स्ट्रेंजर हो? नहीं, मैं तो दिलीप कुमार हूँ ना। लेकिन बच्चन साहब ने तो अपने ब्लॉग पर लिखा है कि तुम प्रोफेशनल स्ट्रेंजर हो। अब उनके ब्लॉग के चक्कर में ही तो मैं उनके घर पे गया था। वो ब्लॉग पे क्या लिखते हैं किसी को घंटा कुछ समझ नहीं आया। खैर, वो बात अलग है, लेकिन तुम ब्लॉग के चक्कर में गए थे का क्या मतलब है? मतलब वो अपने ब्लॉग पे हर एंट्री के शुरू में T256, T765 ऐसा लिखते हैं, और कई बार तो 2 पेजेस लगा के ये लिखते हैं कि मैं बहुत ग्रेट आदमी हूँ, और फिर लास्ट लाइन में लिख देते हैं कि मैं तो बस एक साधारण सा प्राणी हूँ। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने सोचा उनसे सामने जाके पूछूंगा कि आप ये सब लिखते क्या हो सर जी? कॉन्ट्रडिक्टिंग। एक मिनट, ब्लॉग पे उन्होंने लिखा है कि तुम घर के सबसे सेंसिटिव हिस्से में घुस गए थे। क्या था ये सेंसिटिव हिस्सा? मैं घर के उस हिस्से में पहुंच गया था जहां अभिषेक को अमिताभ एक्टिंग सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर तुमने वहां क्या देखा? मैंने जो सीन वहां देखा ना, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अच्छा, जरा हमारी भी फाड़ो। क्या देखा? सर, मैंने देखा कि अमिताभ, जया और ऐश्वर्या ये तीनों मिलके अभिषेक को एक्टिंग सिखा रहे थे। यहां तक कि घर का नौकर वो भी उन्हें एक्टिंग सिखा रहा था, अभिषेक को। और क्या देखा तुमने? बस, फिर क्या, बंदे की ऐसी हालत देखकर मुझे तो रोना आ गया। रोने की आवाज सुनकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बस 2 इधर से दिए, 2 इधर से दे दिए। तो कैसा लगा थप्पड़ खाकर? अब बढ़िया लगा। मतलब सुपरस्टार के हाथ से सब कोई थप्पड़ थोड़ी ना खा सकते हैं। लेकिन बाद में जो टॉर्चर हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ। टॉर्चर भी हुआ? हाँ, 8 घंटा बिठाकर बैक टू बैक बोल बच्चन, झूम बराबर झूम, और वो दम मारो दम दिखाई गई। मैं अभी तक सदमे में हूं। मैं सदमे से बाहर नहीं आ पाया। भैया, इसको भी एक सदमा अवार्ड दे दो। सदमा अवार्ड? अरे ये सर, ये गधे पे बैठी है या गधी पे बैठी है? ये तो बिल्कुल बिना मेकअप की ऐश्वर्या लग रही है। आई लाइक इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वैसे ये सब मेरे मस्से की वजह से हुआ है। अगर मेरा मस्सा ना होता तो आज बच्चन साहब मुझे थप्पड़ नहीं मारते। ये मस्सा ही है जो मुझे एज अ हरामी कम अक्रॉस करता है। थैंक यू।
चला गया स्ट्रेंजर, नहीं सॉरी, प्रोफेशनल स्ट्रेंजर। बच्चन साहब ने यही लिखा है अपने ब्लॉग पर, यानी उनके मुताबिक घर में अंदर तक वही प्रोफेशनल बंदा जा सकता है जिसने घुसने के बारे में कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रखा हो। अगर वो प्रोफेशनल नहीं होता तो शायद गेट पर ही पकड़ लिया जाता। अभी वक्त हो गया है कहीं घुसने का, मेरा मतलब है ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगा 87 साल की उम्र में पिता बनने वाले एक एलियन से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लो जी, चमत्कार हो गया। एनडी तिवारी 87 साल की उम्र में बाप बन गए। तिवारी जी के डीएनए ने पोल खोल दी कि वही है रोहित शेखर के बायोलॉजिकल पिता, यानी तिवारी जी हो गए बायोलॉजिकल फादर और डीएनए हो गया है बायोलॉजिकल वेपन। तिवारी जी ने खूब छिछालेदार करवाया। ये बुड्ढा फेक फादर करा ली छिछालेदार। दुनिया को तो अपना गॉड पार्टिकल मिल गया था, अब हमें भी अपना तिवारी पार्टिकल मिल गया है। वैसे इस पार्टिकल के लिए प्रोटॉन की टक्कर 32 साल पहले कराई गई थी। उम्र 55 की दिल बचपन, उम्र 55 की दिल बचपन का। हाँ जी, जब तिवारी जी ने ये बीज बोया था तब उनकी उम्र 55 साल की। अब इसमें तिवारी जी का क्या कसूर है भाई? बचपन में तो ऐसी नादानी हर एक से हो ही जाती है। अगर विक्की डोनर का सीक्वल बनने लगा तो उसका नाम होगा तिवारी डोनर, और फिल्म में फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि विक्की के बायोलॉजिकल फादर खुद तिवारी जी है। खानदान डोनेशन की परंपरा काफी पुरानी है। तिवारी जी ने कांग्रेस की परंपरा का पालन किया। जितनी पुरानी पार्टी उतने ही पुराने पप्पा। इस बारे में डिग्गी राजा का कहना है कि इसमें भी आरएसएस का हाथ है, यानी रोहित शेखर शर्मा का हाथ। वैसे इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है यार तिवारी जी। हाँ, एक कॉन्डम की क्या कीमत होती है यार? 5 रुपए, 10 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा क्या यार 20 रुपए। और 1980 में तो 50 पैसे में 7-8 मिलते होंगे, और अब कितने का पड़ गया देखो। यानी जल्दबाजी के चक्कर में तिवारी जी जिस कॉन्डम को अलमारी से निकालना भूल गए थे वो दुनिया का सबसे महंगा कॉन्डम साबित हो गया। सारी दुनिया कहती फिरती है कि चीन हमसे आगे है, चीन सुपर पावर है, हमें चीन की बराबरी में 100 साल लग जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानता। एक फील्ड ऐसा है जिसमें इंडिया की बराबरी करने में चीन को 200 साल लग जाएंगे। वो फील्ड है छेड़खानी का, सेक्सुअल हैरासमेंट का। पिछले दिनों हमारे 100 युवाओं का एक प्रतिनिधि मंडल चीन के दौरे पर गया था, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और सपा के युवा नेताओं के अलावा नेहरू युवा केंद्र के कुछ युवा भी शामिल थे। इन होनहार युवाओं ने चीन की लड़कियों को तो छेड़ा ही, अपने साथ गई लड़कियों को भी नहीं बख्शा बोला। यानी हमारे भाई लोग सबको एक नजर से ही देखते हैं, छेड़ने की नजर से। एनडी तिवारी के वंशज है। अब इंडिया वापस आकर ये और लोगों को चिढ़ा रहे होंगे, हाँ, तुम तो इंडिया में ही लड़की छेड़ रहे हो, हाँ, हम तो चीन में छेड़ कर आए। मंगल ग्रह पर भी जाते तो वहां भी यही काम करते। हम फॉरेन रिटर्न छेड़ू हैं। ये सुनिए, शेखर सुमन ने अपने बेटे अध्ययन सुमन के बारे में कहा है कि उसके पास बहुत काम है, मुझे पता नहीं वो डेट्स मुझे दे पाएगा या नहीं। बाकी अगर अध्ययन के पास इतना काम है तो फिर तो जैकी भगनानी, चिराग पासवान और सचिन जोशी के पास तो स्टीवन स्पीलबर्ग के लिए भी डेट्स नहीं होंगे।
फिल्म कॉकटेल देखकर लोगों ने कहा कि दीपिका और डायना जैसी कम उम्र की हीरोइनों के साथ सैफ की जोड़ी कुछ जमी नहीं। हाँ, इस पर सैफ ने कहा कि मैं दिल से अभी भी 30 साल का हूँ। ये बात तो ठीक है नवाब साहब, लेकिन ऊपर से नीचे तक बॉडी के सभी पार्ट्स भी तो 30 साल के होने चाहिए ना। दिल से काम नहीं चलता आजकल। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाऊंगा एक और गॉड पार्टिकल। तब तक वेलकम बैक टू जय हिंद। सबसे पहले लैला मजनू। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो में ऑपरेशन मजनू चलाया गया है और छेड़खानी करते हुए 45 मजनुओं को पकड़ा गया। क्या मजनू लड़कियां छेड़ता था? मुझे तो लैला के अलावा और किसी से मजनू का टांका बिड़ा होने की कोई जानकारी नहीं है। मतलब जब भी कहीं कोई छेड़छाड़ करता पकड़ा जाता है तो यही कहा जाता है कि मजनू धरा गया। लोगों ने मजनू की खूब जमकर धुलाई की, मजनू की मार के रखी है यार। क्या यार, मजनू के पीछे पड़ गए। कोई ये क्यों नहीं कहता कि 45 एनडी तिवारी पकड़े गए, ये 45 केआर के पकड़े गए। कुछ दिनों पहले जिनीवा में कितना हल्ला मचा, गॉड पार्टिकल मिल गया, गॉड पार्टिकल मिल गया। वेस्ट वाले इतनी देर से ढूंढने पर इतना हल्ला मचा रहे हैं। हमने तो कितने साल पहले ढूंढ लिया था गॉड पार्टिकल, और तो और उससे पहले गॉड भी ढूंढ लिया था। यकीन नहीं आता? ये देखो, अपने गॉड यानी कि सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि जब तक मैं खेल का मजा ले रहा हूं तब तक खेलता रहूंगा। इसका मतलब हमें मजा आए या ना आए, मास्टर ब्लास्टर जी खेलते रहेंगे, चाहे साल में 2 ही मैच खेलें। वैसे मजा तो बेचारे गांगुली को भी आ रहा था। हाँ, उसकी तो किसी ने सुनी ही नहीं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने सानिया मिर्जा की माँ, नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ, सानिया मिर्जा की माताजी नसीमा को टेनिस टीम का मैनेजर बनाकर लंदन भेज दिया। और जब इस पर सफाई मांगी गई तो एसोसिएशन ने कहा कि सानिया की मैच देख देखकर उनकी मां भी काफी अनुभवी हो गई। इस हिसाब से तो हमारा पूरा देश क्रिकेट टीम का मैनेजर बन सकता। रांची में एक फिल्म इंस्टीट्यूट खुला है। जी हाँ, प्राणनाथ परनामी इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड मीडिया। इस इंस्टीट्यूट में एक्टिंग और डायरेक्शन वगैरह के साथ साथ फुटवेयर टेक्नोलॉजी का कोर्स भी कराया जाता है। मतलब फिल्म मेकिंग में जितने जूते खाने पड़ते हैं वो भी स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज से साथ में बनाकर। ये आपको मेरी स्किल पसंद नहीं आई? मुझे जूता मारना है? एक मिनट, ये लीजिए, मैं लाया हूं अपने हाथ से बना, ये मारी। पीटा ने कहा है कि इस बार नाग पंचमी पर नकली सांप की पूजा करें। ऐसे ये लोग कहेंगे बकरी ईद पर प्लास्टिक का बकरा काट लीजिए। यार पीटा, मेरे बेटा, इतना तो लॉजिक बरकरार रखो कि कुत्ते बिल्ली की आईक्यू जितना तो हो कम से कम। और नकली सांप को दूध पिलाने का क्या मतलब हुआ बोलो? असली सांप बेचारा जो है वो साल भर वेट करता है कि एक दिन का जब लोग उन्हें बचाओ बचाओ की जगह आओ आओ बोलते हैं, और पीटा उसमें भी अपनी सिंपैथी घुसाड़ रही है। चीन के ग्वांगजी जुआंग के एक रिजॉर्ट में पिछले 2 महीनों से लव मिनी स्कर्ट कैंपेन चल रहा है, जिसमें छोटी छोटी स्कर्ट पहनकर आने वाली महिलाओं को टिकट पर 50% की छूट दी जाए। आई होप गुड़गांव के लड़के अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल हॉलिडे मनाने वहां नहीं जाए, वरना 50% डिस्काउंट के साथ 100% हैरेसमेंट हो जाने वाला है। इस रिजॉर्ट का कहना है कि हमारा मकसद महिलाओं को अपनी सुंदरता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सुंदरता को देखते तो हमारे बंदे भी और अपने स्पेशल कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन हमारे उस यूथ डेलीगेशन को शायद
स्कर्ट कैंपेन की जानकारी नहीं थी, नहीं तो वो वहां भी अपनी प्रतिभा दिखाकर ही आए। चलो अभी एक मिनी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगा राम खिलावन से, जो परेशान है गुटखे पर बैन लगने की वजह से। आता हूँ लोग। वेलकम बैक टू जय हिंद। तो भैया अब झारखंड में भी गुटखे पर बैन लग गया है। अपने यूपी, बिहार और झारखंड वालों ने ही तो गुटखे का जो कल्चर है वो जिंदा रखा हुआ है। अब अगर वहां भी बैन लग गया तो गुटखे को कौन बचाएगा? लगता है यूपी बिहार के लोगों का ज़मीर जो है वो मर गया है। अरे जागो, खड़े हो जाओ, संघर्ष करो। तुम लोगों ने ही तो गुटखे को पैदा किया है और तुम ही लोग अपने हाथों से गुटखे का गला दबा रहे हो। हाँ? लानत है। गुटखा खत्म हो गया तो 2 महीने में माउथ कैंसर हो जाए, उसके लिए क्या खाओगे? चारा। सुना है दिल्ली में भी गुटखे पर बैन लग गया है। इस तरह तो धीरे धीरे पूरे देश में बैन लग जाएगा। तो भैया फिर अपना चंपू चौरसिया गुटखा खाने कहां जाएगा? अमेरिका जाएगा? बैन तो वैसे हिमाचल प्रदेश में भी लग गया था, लेकिन बाद में सरकार ने जो है वो बैन हटा दिया है, क्योंकि उसे पब्लिक की फिक्र है। जी बिल्कुल, हिमाचल सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ अभी भी गुटखे का ये जो है 2-3 महीने का स्टॉक पड़ा है, पहले वो खत्म हो जाए फिर बैन लगाएंगे। कितनी अच्छी सरकार है यार, गुटखा इधर उधर फेंकना पड़े, इससे तो अच्छा है यार ग्राहकों के मुंह में पड़ा रहे। वैसे मैं तो ये सलाह दूंगा कि हिमाचल सरकार को गुटखे का स्टॉक खत्म करने के लिए स्कीम चलानी चाहिए कि जैसे कि एक गुटखे के साथ एक फ्री, एक रिफाइंड ऑयल के साथ 2 गुटखे फ्री, या फिर नरेगा में मजदूरी के बदले गुटखा, या फिर सरकार अपने कर्मचारियों के लिए गुटखा खाना कंपलसरी कर दे। सरकार ये भी कर सकती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुफ्त गुटखा देना शुरू कर दे। इसी तरह गुटखा भी सारा खत्म हो जाएगा और गरीबी भी, क्योंकि गरीबी नहीं रहेंगे। गुटखे पर बैन के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं राम खिलावन जी। आइए राम खिलावन जी, सरकार ने जो वो गुटखे पर बैन लगा दिया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, हमको चक्कर जैसा आ रहा है, एकदम बड़ा अजीब अजीब लग रहा है। हमारे मुंह में खुजली लग रहा है। बहुत एकदम खुजवा रहा है हमारे मुंह में। कुछ हो तो डालो। मैं वो संडा साफ करने का ब्रश ला, वही डालती उनके मुंह में। नहीं, मेरे पास तो नहीं है भाई अभी कुछ। तो हम जा रहे हैं फिर। अरे नहीं कहाँ अरे भाई एक बार कुछ इंतजाम करवा दो। ओ देखो यार, वो कहीं गुटखे का यार पैकेट वैकेट इंतजाम आ रहा है। अच्छा क्या लगता है सरकार ने जो किया है वो ठीक किया है? अरे बहुत गलत किया है। आदमी मुंह में गुटखा रहता है तो मुंह का एक्सरसाइज होता रहता है, ऐसे ऐसे अब पूरा सब सेट रहता है, और शांति बनी रहती है। अपने मुंह में सब थोड़ा माल मसाला भरा रहता है तो आदमी एकदम शांत रहता है। अब मुंह में गुटखा नहीं होगा तो पता नहीं क्या नाप तनाप बकेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा फसाद होगा, मतलब कुछ भी लफड़ा हो सकता है। मैंने इस एंगल को इस एंगल के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। क्या बात है, ये एंगल नहीं सोचा है, दूसरा एंगल बता रहे हैं। कैसा? कौन सा? सूखा पड़ा हुआ है पूरे देश में गुटखे के चक्कर में है। हाँ कैसे? कहीं कुछ हो नहीं रहा, सिंचाई का कोई साधन नहीं, पानी हो नहीं रहा। पहले लोग गुटखा खाते, जहां मौका पिया पिच से सींच दिया। तो आप कब से गुटखा खा रहे हैं? अब हमारे ख्याल से जब से हमको याद है तब से खा ही रहे हम। करो बेटा। हमारे जो बापू रहे वो खाते रहे। अच्छा। हमारे चाचा खाते रहे, ताऊ खाते रहे, हमारे जो दादाजी रहे वो खाते रहे। हम लोग खानदानी गुटखा खाऊ हैं। हाँ वाह, मतलब ये फैमिली लेगेसी है। तो क्या गुटखा खाना इतना जरूरी है? जरूरी कह रहे हो?
अपना संस्कार है भाई, अपना कल्चर है, अपना परंपरा है ये। अपना कल्चर हम कैसे भूल जाए? हैं? विदेशी हो जाए हम? बात करते हैं। सब बड़ा बड़ा लोग गुटखा खाता है। वो संजू बाबा, संजय दत्त गुटखा खाता है। उसका देखो बसों में फोटो रहता है ऐसा गुटखा खाते हुए। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर लोग हैं, और प्रोफेसर लोग गुटखा खा के क्लास लेता है। बड़ा बड़ा मंत्री लोग गुटखा खाता है। हाँ, बताइए कौन नहीं खाता है? अच्छा ये बताइए, आपने सबसे पहले गुटखा कब खाया था? मतलब कुछ याद है? का सवाल पूछ लिया है एकदम रिपोर्टर बाबू। हमारे बचपन की याद दिला दिया एकदम। अच्छा, अरे वो दिन हम कैसा भूल सकते हैं। हम धान के खेत में जो है, धान का खेत जो होता है, हम रुपाई कर रहे थे, काम कर रहे थे। और हमारे पड़ोस का दोस्त रजुआ, वो पहली बार हमको गुटखा खिलाया रहा। क्या दिन रहा वो, कैसे भूल सकते हैं। हाँ, आप तो मतलब एकदम भौंकवा गए, भावुक हो गए। लगता है गुटखे के साथ आपकी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। अरे हम क्या बताएं रिपोर्टर बाबू, गुटखा नहीं आया अभी तक। हाँ हाँ, नहीं, आपकी खुजली जरूर मिटेगी, बस आ ही रहा है। अच्छा ये बताइए, हमारी सरकार ने जो, अरे सरकार एकरी माँ की एकरी बहनी, अरे तो बात करते हैं। हमारा मुंह खाली, हम कह देते हैं कुछ गलत सलत निकल जाएगा अभी तो। हाँ, तो आप अब क्या करेंगे? करेंगे क्या, जो है अन्ना रामदेव का जो काला धन लोकपाल के पीछे पड़े हैं ये सब लोग, काला धन का काम कान में डालेंगे। नया आदमी गुटखा के बगैर मरा जा रहा, ये काला धन के पीछे पड़े हुए हैं। आम पब्लिक का कोई चिंता नहीं है कि कैसा गुटखा के बगैर आम पब्लिक मरा जा रहा है। इन्हें काला धन की पड़ी। तो आप कभी अन्ना से मिलने गए, मतलब मिलने की कोशिश की कभी? हाँ, हम गए थे एक बार दिल्ली। जो है अन्ना ने बहुत दिन तक अपना मुँह ही नहीं खोला। हाँ, तब हम समझ गए गुटखा दबाए होंगे बगल में, कैसे मुँह खुलेगा, इसीलिए चुप है। अच्छा, तो फिर बात नहीं बनी? हाँ, नहीं ऐसा बात नहीं है। अन्ना की टीम में 2-3 लोग हैं। हाँ, गुटखा खाते हैं। अच्छा। हमने उनसे बात किया तो वो लोग कहे कि हम अन्ना से बात करेंगे, गुटखा के। चलो मतलब उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। हाँ, अन्ना आपकी बात मान ले और आपकी खुजली मिट जाए, है ना? आया नहीं गुटखा, आया नहीं अभी तक। कौने लौंडे को भेजा है भाई? गया लौंडा गया है। हाँ, वो अभी नहीं पता क्या नहीं है। माफ करना, अभी पता चला है कि महाराष्ट्र में भी गुटखा बैन हो गया है। अब आपको किसी और जगह से जुगाड़ करना पड़ेगा। सॉरी भैया, सॉरी। तो और कुछ जुगाड़ नहीं है गुटखा का? कुछ मावा रगड़ा चूना डाल के ऐसे से रगड़ते हैं। दीवार का निकालो चूना। फालतू बात करता है। अभी देश जो है रहने के लायक नहीं बचा है। अब हम भी वहीं चले जाएंगे जहां हमारा सब भैया लोग रहता है, वेस्ट इंडीज में। हाँ, कोई बैन नहीं, आराम से खाओ पियो, और जहां मौका मिला बच्चे से जाओ। फिलहाल हमारा पीछा छोड़ दो भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, जाओ। जय हिंद। Well, I look at you